हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th होम साइंस यानी गृह विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिनका नाम है शैशव काल के निवारात्मक रोगों से बचाव। इस पाठ में हमने कल एक वीडियो दिया था इस पाठ के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि स्वास्थ्य क्या है, रोग किसे कहते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने बताया था कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, संक्रामक रोग के फैलने के क्या कारण हैं। इन सारी बातों को हमने उसमें अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर फिर भी वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो नंबर 1 देखिए, पार्ट 1, तब पार्ट 2 देखिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। शेष बातें जो हैं पाठ का हम इसमें कवर किए हैं, बस ध्यान से सुनना है क्या क्या लिखा गया है। देखिए, हमें पढ़ना क्या है इस पाठ में आज, प्रदूषण प्रकार से फैलने वाले रोग। हमने कल प्रदूषण तक पढ़ाया था, अब प्रदूषण के प्रकार से फैलने वाले रोग हैं। प्रदूषण रोग फैलाने वाले माध्यम है, लेकिन इसके अलावे यह कई अन्य समस्याओं को उत्पन्न भी करता है। और इससे होने वाले जो रोग हैं, प्रदूषण से होने वाले रोग, ये कौन कौन से रोग हैं और किस प्रदूषण से। क्योंकि आपने प्रदूषण पढ़ा होगा कि कोई ध्वनि प्रदूषण होती है, कोई वायु प्रदूषण होती है, कोई भूमि प्रदूषण होती है, कोई जल प्रदूषण होती है। तो अब जल प्रदूषण से कौन रोग होंगे, वायु प्रदूषण से कौन रोग होंगे, भूमि प्रदूषण से कौन सा रोग होंगे, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग, प्रदूषित वायु से होने वाले रोग। हमें क्या पढ़ना है, प्रदूषित वायु से होने वाले रोग कौन है। यानी कि कोई प्रदूषित वायु, यानी कि कोई धुआं ऐसा गंदा या कोई ऐसी वायु जो आप हवा के माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर गया है और आपको बीमार कर दिया, तो वो प्रदूषित वायु के रोग हैं, जिनमें मूल रूप से आते हैं खसरा, शीत ज्वर, काली खांसी। ये सब क्या है, या अस्थमा दम्मा, ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रदूषित वायु से होने वाले रोग हैं। खास करके जो शहरी इलाका है, जहां पर वाहन ज्यादा चलती है या उद्योग ज्यादा है, उस जगह पर की हवा जो है ना, वो प्रदूषित है। जब उन प्रदूषित वायु को हम लोग लेते हैं तो हमारे बॉडी में कई प्रकार के बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इससे बचने का उपाय है कि रोगी व्यक्ति से हम लोग दूर बनाए रखें। रोगी व्यक्ति का भी ये काम है कि छींकते या खांसते समय मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखे। यानी हमारा काम है कि पहले रोगी व्यक्ति से दूर रहे, लेकिन रोगी व्यक्ति का भी क्या काम है कि खांसते या छींकते समय जो है मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखेगा, तो उससे क्या होगी, ये मतलब उसको किसी तरह का रोग फैलने की संभावना कम हो जाएगी। तो प्रदूषित वायु से होने वाले रोग देख लिए। अब आगे चलिए, दूसरा है दूषित भोजन से होने वाले रोग। यानी आप जो भोजन करते हैं, तो इस भोजन से भी, दूषित भोजन से भी कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे पीलिया, अतिसार। कोई भोजन बासी है और उसमें कई प्रकार के सूक्ष्मजीव पनप गए हैं। जब आप वो भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो वो सूक्ष्मजीव आपके बॉडी के अंदर चला जाता है और ऐसी स्थिति में ना आपको बीमार कर देता है। तो कौन सा रोग होगा, हमको पीलिया होगा, अतिसार होगा। अब बचने का क्या तरीका है, तो इससे बचने के लिए भोजन या जल जो भी है उसको हम लोग उबाल करके या गर्म भोजन करेंगे। जो बासी भोज्य पदार्थ है उसको हम लोग नहीं करेंगे। तो कुछ हद तक स्वाभाविक सी बातें हैं कि प्रदूषित भोजन से होने वाले रोग से हम लोग बच सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आगे चलिए, इसी तरह से हमारा अगला है प्रदूषित मिट्टी से होने वाले रोग। अब देखिए, कुछ मिट्टी है जो गंदगी मिट्टी में है। अब जैसे मान लीजिए लोहे से कोई अंग कट गया या किसी वस्तु से हमारा अंग कट फट गया और उसमें गंदगी मिट्टी लग गई। उस मिट्टी में कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे घाव के अंदर चला गया। अब वो क्या हुआ कि हमें एक प्रकार की बीमारी ला देगी।
परिणाम क्या होगा कि हमारे शरीर में अकड़न जकड़न जो भी होती है। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए, तो वो बीमारी का क्या नाम है, तो याद रखिएगा टेटनस। क्या नाम है उसका? टेटनस एक रोग हो जाता है। कटने के बाद वो गंदे मिट्टी या गोबर इत्यादि में रहने से वह सूक्ष्म जीव जो है हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है घाव के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे कोई अंग कट गया हो तो उसको एंटीसेप्टिक क्रीम या कोई लोशन हो उसको साफ करिए, डिटोल से साफ करिए। और साफ करने के बाद उसको अच्छे से मैंने कपड़ा या कोई पट्टी उट्टी बांध दीजिए। तो उससे क्या होगा कि उसमें किसी तरह का वह सूक्ष्मजीव पनपने की संभावना नहीं होगी, तो आपको रोग नहीं होगा। या जो उसके वैक्सीन आते हैं उसको ले लीजिए, तो उससे भी आपको रोग होने की संभावना क्या हो जाएगी, कुछ हद तक कम हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा बात। तो अभी तक पढ़ रहे थे आप प्रदूषण से होने वाले रोग, और 3 प्रदूषण हमने देखा। एक पढ़ा हमने वायु के प्रदूषण से होने वाले रोग, दूसरा हमने पढ़ा भोजन प्रदूषित भोजन से होने वाले रोग, और तीसरा प्रदूषित मिट्टी से होने वाले रोग। अब आगे पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग। हमारे बच्चों में हो या हम में हो खास करके, तो ये सब क्या होता है कि सूक्ष्म जीव से हम लोगों के शरीर में ना कुछ रोग उत्पन्न हो जाती है। अब ये रोग को हमें हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी क्या होती है ना कि जीवन संकट में हो जाता है। तो कैसे हटाएंगे, कौन कौन से रोग होते हैं, इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग में मूल रूप से पहला रोग हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो वो है क्षय रोग, यानी इसको कहते हैं हम लोग टीबी। क्या बोलते हैं हम लोग? टीबी। देखिए ये होता किसके कारण है, तो याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसका क्या नाम है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक जीवाणु है। याद रखिएगा ये एक प्रकार की जीवाणु है जिसके कारण क्षय रोग होती है। जब ये आपके बॉडी में जाएगा तो जाता किसके माध्यम से है, तो समझिए ये जाएगा आपके शरीर में हवा के कारण। जैसे कोई व्यक्ति कैंसर युक्त है, सिगरेट तंबाकू पीता है, उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पाया जाता है। अब वो धुआं छोड़ा, वह धुआं हमारे नाक के माध्यम से, हमारे मुंह के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर गया और उसके साथ माइकोबैक्टीरियम चला गया। लेकिन जैसे हमारे शरीर में उसके लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा, किसके लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए जैसे अनुकूल वातावरण मिलेगा वो पनपना शुरू कर देता है। प्रारंभ में तो इसका पता नहीं चलता है लेकिन अगर इस रोग का पता चले और तत्काल इलाज नहीं कराया गया तो इसकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, इस बीमारी के पूरे जो हमारे फेफड़े में जितनी हड्डियां हैं ना, वक्ष गुहा में जितनी हड्डियां, उस सब को खोखला कर देती है, छन्नी छन्नी कर देती है। जैसे गेहूं में नहीं देखे एक गेहूं 4 छेद, वैसे हड्डी में छेद छेद कर देती है वो कौन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब वैसी स्थिति में दर्द होगी तो मरना समझिए निश्चित हो जाता है। तो इसीलिए जब ये पता लगे तो जल्दी से इसका इलाज करा लेना चाहिए। अब इसके लक्षण कैसे पता चलेगा, तो याद रखेंगे शरीर हल्का होने लगता है। इसका पहला लक्षण है कि बॉडी जो है ना, जो बॉडी का वेट होना चाहिए उम्र के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से, वो धीरे धीरे कमने लगता है। भूख में कमी आ जाती है, आपको भूख नहीं लगेगा। साथ ही साथ तेज खांसी होती है, खांसी के साथ साथ बलगम और बलगम के साथ खून जब आने लगे, बार बार खांसी आए तो समझिएगा कि क्या होगा, और दर्द भी होगी, शरीर हल्का हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में समझिएगा कि हमको टीबी यानी क्षय रोग हो गया है। क्लियर, इतना तक समझ गए। अब आगे पढ़ेंगे। बच्चों में क्षय रोग से बचने के लिए याद रखेंगे बीसीजी का टीका दिया जाता है। ये 6 साल के बच्चों के उम्र में ज्यादा सक्रिय होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब बच्चा 15 दिन का होता है तब 15 दिन से पहले ही उसको बीसीजी का टीका दे दिया जाता है। लेकिन यह काम कब तक करता है, तो 6 साल के उम्र तक वो बच्चों में बीसीजी के टीका देने से क्षय रोग की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहती है। यानी 6 साल की उम्र तक ये ज्यादा कारगर रहता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे है। इसके रिकवरी डेट याद रखेंगे 3 से 30 दिन तक होता है। यानी पता लगे उससे 3 से 30 दिन के अंदर उसको क्योर कर लेना चाहिए, इलाज करा करके ठीक कर लेनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो समझिए कि रिकवरी पेशेंट नहीं होगी, फिर पेशेंट समझिए मरने तुल्य हो जाएगा। चलिए, तो अभी तक आप देख रहे थे क्षय रोग। सबसे पहले क्षय रोग होता किससे है,
तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ये हमारे बॉडी में जाता किससे है? तो हवा के माध्यम से जाता है। हमें पता कैसे चलेगा? तो खांसी होगी, बलगम आएगी, बलगम में खून आएगा, शरीर हल्का हो जाएगी और भूख लगना कम हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमको क्षय रोग की समस्या है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? तो बच्चों में BCG का टीका है और जो एडल्ट लोग हैं उसमें टैब नाम का एक टीका आता है। टैब, उसका प्रयोग करने से उसमें रिकवरी रेट कितना है? तो 3 से 30 दिन। आशा करते हैं आपको क्षय रोग के बारे में बखूबी समझ में आया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। आगे दूसरी बीमारी है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया यह रोग मूल रूप से कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया, याद रखेंगे उसका नाम है कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। यह संदूषित हवा और भोजन के माध्यम से होता है। यानी डिप्थीरिया भी एक प्रकार का रोग है जो एक प्रकार की जीवाणु से होता है। और कौन जीवाणु? तो कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। यह संदूषित हवा और भोजन के माध्यम से हमारे बॉडी में डिप्थीरिया फैलती है। चलिए, अब कहता है कि अगर ये हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? तो याद रखेंगे, इसके पता लगने का कारण है गले में खराश आएगी, गले में खराश, बुखार आएगा, ठंड लगना, गला का सूज जाना, लिम्फ जो हमारी फेफड़ा है, त्वचा पर घाव और कमजोरी महसूस होगा, तो समझ जाएंगे हमको कौन सी बीमारी हो गई है? डिप्थीरिया हो गया है। क्लियर? अब कहता है कि बचने का उपाय, तो बस सीधा सीधी है कि साफ सफाई रखिए, भोजन और पानी को उष्ण यानी गर्म भोजन करिए, गर्म पानी पीजिए, भोजन को ढक कर रखिए, गंदगी ना हो। और बच्चों में इसके लिए एक टीका दिया जाता है, इसका नाम है DTAP टीका दिया जाता है। ये 7 वर्ष की उम्र तक ज्यादा कारगर रहता है और इसकी रिकवरी डेट 2 से 3 दिन है। तो आप क्या पढ़ रहे थे? डिप्थीरिया रोग किसके कारण? कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण। इसका लक्षण क्या है? तो गले में खराश होगी, बार बार खांसी आएगी, बुखार आएगा, शरीर हल्का होने लगेगा, फिर चेहरे मतलब स्किन पर ना, चमड़े पर घाव आएगी, ठीक है ना। ये सब कुछ लक्षण आपको अगर देखने को मिल जाए तो समझिएगा कि हम डिप्थीरिया के शिकार हो चुके हैं। डिप्थीरिया का जब शिकार हो जाए तो बच्चों को बचने के लिए DTAP का टीका दिया जाता है और इस बीमारी का रिकवरी मात्र 2 से 5 दिन होता है। हाँ, इसमें डॉक्टर जो इलाज करते हैं तो एंटीबायोटिक का ज्यादा उपयोग करते हैं, ज्यादा उपयोग करने से वो जल्दी क्योर हो जाता है। क्लियर? तो अभी आप पढ़ रहे थे एक दूसरी बीमारी जिसका नाम है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया किसके कारण? तो पहला कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया, दूसरा फैलने संदूषित भोजन संदूषित हवा के कारण। लक्षण क्या है? तो गले में खराश होना, बुखार आना, ठंड लगना, लिम्फ का सूज जाना, चेहरे पर घाव आ जाना, माने स्किन पर घाव आना, ये सब उसके कुछ सामान्य लक्षण है। बच्चों में इसका कौन सा टीका? DTAP टीका और रिकवरी रेट कितना? 2 से 5 दिन। आशा करते हैं आपको डिप्थीरिया के बारे में बखूबी समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन माने अगला बीमारी देखते हैं। अगला हमारी बीमारी है काली खांसी। ये क्या समझते हैं? देखिए, जब बार बार खांसी आए ना, बार बार खांसते खांसते ज्यादा जोर से खांसते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग काली खांसी, है ना। जब बार बार जल्दी खांसते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? काली खांसी। ये किसके कारण होता है सो पहले जानिए। तो फैलने का कारण है रोगी व्यक्ति के खांसने या छींकने। कोई व्यक्ति रोगी है और उस खांसता है छींकता है, अगर वो हमारे सामने आ गया तो उससे भी हमको हो, यानी प्रदूषण से, सीधा समझिए कि प्रदूषण से वो सूक्ष्मजीव हमारे नाक के माध्यम से हमारे बॉडी में गया, वह सक्रिय हुआ, फटाफट हमको बीमार कर दिया। चलते हैं, तो इसका मेन है जब प्रदूषित वायु के संपर्क में आने से काली खांसी हो जाती है। समझिए, कोई प्रदूषित वायु के संपर्क में आते हैं तो आपको खांसी होगी और इसका एक नाम है जिनका हमने याद रखेंगे, बोर्डेटेला नामक जीवाणु के कारण होता है। यानी प्रदूषित वायु में क्या रहेगा? बोर्डेटेला नामक जीवाणु वो बॉडी के अंदर गया और वो आपको बीमार करेगा, काली खांसी लाएगा। इसका लक्षण क्या है? तो लगातार खांसी, उल्टी और कमजोर होना। बॉडी हमारा कमजोर हो जाएगा, उल्टी आएगी और हम धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? कमजोर होने लगेंगे। समझ जाएंगे हमको क्या हो गया है? काली खांसी। इसकी रोकथाम तो साफ सफाई रखेंगे, गर्म पानी का सेवन करेंगे, बिल्कुल प्रदूषित हवा में नहीं जाएंगे हम लोग, बिल्कुल
गाछ बगीचे वाली जगह में जाएंगे जहां पर हवा शुद्ध मिलेगी, हमको कुछ नहीं होगा। चलते हैं आगे। इससे बचने के लिए बच्चों में फिर से DTAP का टीका दिया जाता है। यानी वही क्या डबल डबल टीका देंगे? नहीं 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 नहीं, एक ही DTPA का टीका अगर पड़ जाएगी तो उसको डिप्थीरिया से भी बचाएगा और काली खांसी से भी बचाएगा। किसी को दिक्कत? चलिए, इसका रिकवरी डेट याद रखेंगे, 6 से 8 दिन तक चलता है। यानी 6 से 8 दिन में यह स्वतः धीरे धीरे कमने लगती है। यहां तक किसी को दिक्कत? फिर समझते हैं। अभी पढ़ रहे थे आप काली खांसी के बारे में। ये होता किसके कारण है? तब प्रदूषित वायु में जब हम जाते हैं तो प्रदूषित वायु के माध्यम से बोर्डेटेला नामक जीवाणु हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, और जैसे हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारे शरीर में वो पनपना शुरू करता है। तो हमें बार बार खांसी आएगी, उल्टियां आएगी, शरीर कमजोर होने लगेगा। तो समझ जाएंगे कि हम किससे बीमार हो गए हैं? काली खांसी से। बच्चों में इसके लिए क्या दिया जाता है? तो टीका दिया जाता है, उसका नाम है DTAP, और इसका रिकवरी डेट कितना भाई मेरे? 6 से 8 दिन। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आगे चलते हैं आगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमारा बीमारी है टेटनस। टेटनस क्या है भाई? सुनिएगा। जब कोई अंग कट जाए, अंग कटने के बाद चाहे वो लोहे से कट जाए या किसी चीज से कट जाए, उसमें गंदगी, पानी, गंदी मिट्टी, गंदी गोबर आपके उस घाव के अंदर चला गया, तो जैसे जाएगा तो उसमें एक रहता है जिसका नाम है, याद रखेंगे, टेटनस बेसिल्स बसिल्स। टेटनस बसिल्स नामक जो है एक प्रकार का वायरस रहता है, वो आपके बॉडी के अंदर चला गया, फिर आपको बीमारी लाएगी, उसका नाम है टेटनस। किसके कारण? तो अंग के कटने से आपके बॉडी के अंदर टेटनस वेसिल्स चला गया, जिसके कारण आपको बीमार कर दिया। ठीक है, चलिए अब लक्षण क्या है? तो सिर दर्द होगी, बेचैनी होगी, गर्दन और जबड़े में अकड़न होगा और बुखारें आएगी। यानी कहने का अर्थ है कि आपके सिर दर्द होना शुरू हो जाए, बुखार हो जाए, और सबसे बड़ी बात है क्या? बॉडी में अकड़न होगा, पूरा दर्द आएगा, पूरा हाथ पांव जो है ना पूरा टाइट हो जाएगा। समझिएगा, इसको टेटनस की बीमारी हो गई है। क्लियर? तो अब चलते हैं आगे। तो इसमें करना क्या है भाई? तो कोई जब अंग कट फट जाए तो फट से उसको एंटीसेप्टिक क्रीम से उसको लगाइए या उसको साफ करिए लोशन से। साफ करने के बाद उसमें साफ कपड़ा, पट्टी इत्यादि को लगा दीजिए। बच्चों में से बचने के लिए DTAP का टीका दिया जाता है और 7 वर्ष की उम्र तक यह काम करता है। इसके अलावे अगर किसी व्यक्ति को अंग कट फट जाए तो टेटनस नामक एक सुई आती है, तो उसको दे देने से टेटनस जो होती है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर जो पनपने वाली टेटनस वर्डेला है, टेटनस जो है वो क्या, बसिल्स, टेटनस बसिल्स को वो क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है, और हमारा शरीर क्योर रहता है। तो अभी आप पढ़ रहे थे पहला टेटनस। टेटनस बीमारी का कारण क्या होता है? तो अंग कटने पर टेटनस वेसिल्स हमारे बॉडी के अंदर जाता है, शरीर में अकड़न, दर्द, बेचैनी, बुखार आ जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमको टेटनस हो गया है। उपाय क्या है? तो जब कोई अंग कट जाए तो उसको साफ सफाई करके रखेंगे, उसमें किसी गंदगी को लगने नहीं देंगे। बच्चों में इसका टीका तो DTAP, और एडल्ट में इसके लिए एक सुई आती है, टेटनस की सुई लगा देने से ये टेटनस वेसिल्स जो है वह काम करना बंद कर देती है, व्यक्ति क्योर हो जाता है। और इसका रिकवरी डेट कितना होता है? तो मात्र बहुत कम समय होता है। याद रखेंगे, इसकी रिकवरी डेट होता है 3 से 21 दिन। यानी 3 दिन के अंदर में अगर वह क्योर हो गया तो हो गया, नहीं तो उसके जीवन का खतरा है। कोई दिक्कत? चलते हैं आगे, चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे पोलियो के बारे में। कि तो टेटनस देख लिया, अब चलते हैं हम लोग पोलियो रोग के बारे में कि पोलियो रोग क्या है। सुनना थोड़ा सा। पोलियो यह मूल रूप से विषाणु के कारण फैलता है। अभी तक आप देख रहे थे कि सब जीवाणु के कारण हुआ, अब पोलियो किसके कारण हुआ है? तो विषाणु के कारण। इसके लक्षण क्या है समझिएगा। तो तेज बुखार आएगी, सिर दर्द आएगी, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तंत्रिका तंत्र का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को पोलियो हो जाती है तो या तो उसका एगो हाथ टेढ़ा हो जाएगा, हाथ छोटा हो जाएगा, सूख जाएगा, पतली हो जाएगी, या पैर उसका पतला हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ये तंत्रिका तंत्र हुआ। यानी बॉडी के ना हाथ पांव में खास करके लगता है और उस अंग को ना क्या करता है? सुखा देता है। खास करके ये बच्चों में होता है। यही जब बड़े लोगों में हो जाता है तो उसको लकवा कह देते हैं हम लोग, उसी का नाम हो जाता है लकवा। और छोटा में हो जाए तो हो गया पोलियो। बात एक ही है, लक्षण बीमारियां एक ही है, अंतर यही है कि बच्चा में हुआ है
तब पोलियो वो खास करके एक अंग को, हाथ को, पाँव को सुखा देगा या छोटा कर देगा, लेकिन जो लकवा होती है तो पूरी, या तो पूरे बॉडी में मार देता है या पूरे एक अंग में मार देता है, मुंह में मार देता है, हाथ में मार देता है या पाँव में मार देता है ना। तो बात वही होता है, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इससे बचने के लिए पोलियो की दवा के नाम से यूनिसेफ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, वो दवा चलाती है। और 2 बूंद जिंदगी के नाम से हम लोग इसको पीते हैं। हर 5 साल के बच्चे की उम्र को, 5 साल का जो उम्र का बच्चा होता है उसको 2-2 बूंद पिलाया जाता है यूनिसेफ की तरफ से। ये एक समय पर चलती है। हमारे भारत में ना इसका बहुत बड़ा प्रभाव था, पहले बहुत ज्यादा हमारे देश में होता था। ठीक है, आज से 20-25 वर्ष पहले की बात करें, 20-25 नहीं, उससे आगे चलिए, 35-40 वर्ष पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन अब ना सरकार इस पर ध्यान दी है और टीकाकरण हुआ है, तो धीरे धीरे इसमें रुकावट आई है। तो अब लगभग नहीं के बराबर, लेकिन अभी भी है, लेकिन कम, नहीं के बराबर है। ठीक है, चलिए, तो इतना बात समझ गए कि पोलियो क्या है। तो एक प्रकार के विषाणु से होने वाले रोग हैं। लक्षण क्या होगा? तब बुखार होगा, सिर दर्द होगा। अब मेन इसका लक्षण है कि हमारा एक कोई अंग जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, अब ये इसका दवा क्या है? तो पोलियो की दवा है, ये दवा देने से रोग बच जाता है। इसकी संप्रति काल यानी रिकवरी डेट कितना है? तो 7 से 21 दिन। अगर कोई अंग आपका दर्द कर रहा है, कोई अंग सूखने लगा हो, तो अगर आप डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, अगर 7 से 21 दिन में रिकवरी हो गया, पूर्ण रूप से आप ठीक हो गए हैं, तो समझिए कि आप ठीक हैं। अगर नहीं हुआ तो समझिए कि आशा अब नहीं है, वो सुखबे करेगा, वो खत्म होगा, यानी पोलियो उसमें आ गई है बिल्कुल, जो अब खत्म कर देगी। ठीक है, तो अब सीख रहे थे यानी जान रहे थे आप पोलियो के बारे में। अब आगे हमारा बीमारी, उसका नाम है, याद रखिएगा, खसरा। अगला बीमारी हमारा क्या है भाई? खसरा है। अब ये खसरा क्या, थोड़ा सुनना थोड़ा सा। कहते हैं कि यह भी एक विषाणु के कारण होने वाले रोग है। विषाणु के कारण होने वाले रोग है। यह किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से ये भी फैलती है, यानी ये भी संक्रामक रोग है एक प्रकार का। इसका लक्षण क्या है? तो शरीर पर दाने आने लगता है, पेट दर्द होती है, खांसी बुखार आएगा, तो समझिएगा कि हमको हो गया खसरा। यानी पेट में दर्द भी रहेगा और साथ साथ बुखार भी रहेगा, सिर दर्द भी रहेगा, खांसी रहेगा, तो समझिएगा, और शरीर पर दाना आने लगेगा गोटी गोटी, तो समझिएगा कि हमको कौन बीमारी हो गया है? खसरा नामक बीमारी हो गई है। इसके संप्रति काल कितना है? तो 7 से 14 दिन के अंदर ये ठीक हो जाते हैं। और इसमें बच्चों के लिए एक टीका आता है, इसका नाम है MMR टीका का उपयोग किया जाता है, जिससे बच्चे ठीक हो जाते हैं। ठीक है, या उनमें नहीं, खसरा बीमारी नहीं होती है। तो आप क्या पढ़ रहे थे? खसरा। पहला खसरा क्या भाई? तो ये एक प्रकार के विषाणु से होने वाले रोग हैं। यह रोग का फैलने का कारण, तो कोई रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से ये रोग हो जाती है। इससे बचने का तरीका है, तो हम लोग साफ सफाई रखेंगे। लक्षण क्या भाई? तो शरीर पर दाना आएगा, बुखारें आएगी, पेट दर्द होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमें खसरा की बीमारी हो गई है। इससे बच्चों में कौन सा टीका दिलाना पड़ता है? तो MMR नामक टीका दिलाना पड़ता है। और इसकी रिकवरी डेट कितनी है भाई मेरे? तो याद रखेंगे 7 से 14 दिन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है एक हैजा बीमारी। हैजा क्या सुनना? तो हैजा भी एक प्रकार का बीमारी है, जो संदूषित भोजन या संदूषित जल से, गंदे भोजन और गंदे जल से हमारे बॉडी में एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम है हैजा। यह हैजा जो है, याद रखेंगे, विवीरियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होती है। विवीरियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण हमारे बॉडी में ये हो जाता है। चलिए, तो आप पढ़ रहे थे कि विवीरियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण यह हो जाता है। और लक्षण क्या है? तो इसमें पतला दस्त होगी, उल्टी होता है, शरीर कमजोर होने लगता है, आंखें धस जाती है, समझिएगा कि हमको हैजा नामक बीमारी हो गया। क्लियर? अब इसका संप्रति काल क्या है भाई? तो 1 से 1.5 दिन, यानी कहने का अर्थ है कि 12 से 18 घंटा के अंदर अगर वो व्यक्ति रिकवरी हो गया, तो समझिए क्या कि वो ठीक है।
अगर नहीं हुआ तो समझिएगा कि उसका इंतकाल हो सकता है। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि वह ज़्यादा हैजा में ना ज़्यादा समय नहीं मिलता है, हैजा का इलाज तुरंत कराना चाहिए। अगर कोई रोगी मिलता है तो याद रखेंगे ORS का घोल उसे देते रहने से उसमें इसकी बचाव की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आप पढ़ रहे थे हैजा। हैजा क्या है? तो जब पतला पतला दस्त और उल्टी होने लगे तो समझ जाएंगे हैजा किसके कारण होती है। तो विब्रियो कोलेरा नामक जो जीवाणु है वह हमारे भोजन या गंदे जल के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये बीमारी हो जाती है। रिकवरी डेट कितना? तो 1 से 1.5 दिन। और इससे बचने के लिए बच्चों में याद रखेंगे सैचोल नामक टीका दिया जाता है। सैचोल नामक जो है उस टीका पड़ता है तो बच्चों में हैजा की बीमारियां लगभग नहीं के बराबर होती है। कोई दिक्कत? चलिए, और सारे रोग हैं उतना तो हमने लिखा नहीं, लेकिन आगे आप देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं रोग क्षमता क्या है। किसी व्यक्ति में रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं रोग की क्षमता। देखिएगा, गौर करके देखिएगा आप आसपास में कि कुछ लोग ऐसे हैं उनको बहुत कम बीमारी होती है, कुछ को ऐसा है कि ज़्यादा बीमारी होती है। भाई तो ज़्यादा बीमारी होना, कम बीमारी होना, आखिर उसके बॉडी में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण उसे कम बीमारी होती है ना। तो बीमारी कम बेस होना उसके क्या है, रोग प्रतिरोधी क्षमता पर डिपेंड करती है। तो ये आता कहाँ से है भाई? तो आता है कहाँ से, तो वो भी देख लेते हैं। तो आने का मेन कारण है जन्मजात। जन्मजात का मतलब होता है कि अपने आप उसके बॉडी में उत्पन्न होता है। यानी कोई बच्चा जन्म से ही अगर है तो जन्म से ही उसको ये गुण उत्पन्न होता है और उसके माता पिता वंशज से जो है होता है। यानी उसके माता पिता अगर अच्छे हिष्ट पुष्ट हैं तो बच्चा भी हिष्ट पुष्ट होता है, उसको बीमारी नहीं लगता है, एकदम धूप में दौड़ जाएगा, ठीक है ना। ठंड में जिसको ज्यादा ठंड नहीं लगेगी वह कुछ भी खा लेगा, पचा देगा। लेकिन कुछ के माता पिता अगर वीकनेस है तो बच्चे भी ज्यादा वीकनेस नजर आते हैं, वो भी ज्यादा कमजोर होते हैं। तो एक हुआ जन्मजात। और दूसरा होता है जो हमने यहाँ पर मेंशन करना भूल गया था गलती बस से, यहाँ पर था माँ के दूध से। माँ के दूध से देखिए, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसके दूध में ना एक प्रकार का पीला गाढ़ा चीज होता है, इसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। खास करके जो वो प्रारंभिक दूध होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अगर वो बच्चा को दीजिएगा तो बच्चा में देने से ना WBC की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और WBC बढ़ेगा तो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी। क्लियर? तो बच्चा में कहां से आएगा? तो दो, एक हो गया जन्मजात और एक हो गया माँ के दूध से। माँ के दूध में बच्चों में बीमारी में लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है छोटा उसकी माँ को दूध कम होता है, आप उसको डब्बा का दूध पिला दिए हैं, तो बताइए उसको बीमारी लगेगा कि नहीं लगेगा? काहे लगी? क्योंकि मम्मी के दूध ना मिला है तो रोग प्रतिरोधी क्षमता उसको कम में हुआ है, कम में है तो बीमारी तो होबे करेगी, है कि नहीं। इसके अलावा माँ के दूध में बच्चा के वृद्धि विकास के लिए पर्याप्त रूप से प्रोटीन, विटामिन ए सब होता है, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। अगर मान लीजिए उसको दूध नहीं मिला है तो उसको या तो विटामिन की कमी हो जाएगी या प्रोटीन की कमी हो जाएगी। डब्बा ऐसे पूरा डब्बा 1 रुपया में दही ना था, वो पूछे। चलिए, तो विटामिन ए की कमी या प्रोटीन की कमी मतलब अगर हो जाएगी तो उससे फिर बीमारी होगी। यानी बच्चों में अच्छे से वृद्धि विकास के लिए माँ का दूध जरूरी है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो याद रखेंगे, जब भी कोई बच्चा जन्म ले, ठीक है ना, तो उसे उसकी माँ को उसका दूध पिलाना चाहिए, प्रारंभिक दूध। हाँ, उसको के लोग कहते हैं खिरसा है बच्चा, हाँ थोड़ा सा नींद लगेगा उसको, थोड़ी सी आइए, हाँ थोड़ा थोड़ा मात्रा पिलाइए ना, थोड़ा थोड़ा पिलाइए, पचा भी लेगा और उसको ठीक रहेगा और उसकी बॉडी में अच्छा रहेगा उसके लिए, है कि नहीं है। चलते हैं आगे। अब स्तनपान की उपयोगिता, आखिर हम लोग अपने बच्चों को दूध क्यों पिलाते हैं? तो देखिए, स्तनपान कराना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है? तो स्तनपान कराने से बच्चों को बहुत लाभ है। पहला तो है भावात्मक विचार, यानी कि माँ के गोद में बैठकर जब बच्चा दूध पीता है तो अपने आप को वह सुरक्षित महसूस करता है कि हमरा कोई दुनिया का कुछ हमको बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि प्रोटेक्शन देने के लिए हमारी मम्मी हमरा गोद में रख ले है, हमको कुछ नहीं होगा। ये बात बच्चा के मन में भावना आ जाता है, तो इसीलिए वहां पर वह बिल्कुल स्वस्थ रहता है। अब जब बिल्कुल स्वस्थ होगा, बिल्कुल माइंड फ्री हो जाएगा, तो वह अच्छा से वृद्धि विकास करेगा, हैप्पी खुश रहेगा, एकदम ग्रोथ करेगा, बॉडी वेट बढ़ जाएगा, उसका लंबाई बढ़ जाएगी, सब कुछ अच्छा से होगा, माइंड पूरा विकास करेगा, है कि नहीं। जैसे देखिए,
अपने देश में नहीं, स्विट्जरलैंड आर में क्या किया गया है, गाय को ना एकदम हरियर हरियर चश्मा पहना दिया गया है। काहे लगी कि गाय जब खुश होती है ना तो खूब दूध देती है, तो हरियर चश्मा पहना दिया, सब कुछ उसको हरियर लगता है, बुझता है कि हम हरियर वाला एकदम घास के मैदान में आए हैं। खूब दूध देती है, जो 7 लीटर दूध देती थी वो 11 लीटर दूध देती है। भाई बताइए, क्या ठग लिया गाय को भाई? नहीं। तो बच्चा को ना भावात्मक विकास होता है किसके कारण? माँ की गोद में बैठकर पीने से। अभी भी आप किधरों से आते होंगे, पप्पा कहीं जाए चूल्ही में, और से मतलब नहीं पूछते हैं मम्मी कहाँ है। सीधा बात, देखिए आप पूछते होंगे कि मम्मी कहाँ है भाई, तो मम्मी की पहली बात होती है, देखिए वह अलग सी चीजें होती है, वह अलग सी भावात्मक है कि आप उसको दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा को डिब्बा वाला दूध पिला दिए हैं, तब मम्मी से लगा हुए नहीं है, तो क्या उसको पता चलेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए स्तनपान कराना जरूरी है बच्चा में भावात्मक विकास के लिए। दूसरा है, बच्चों में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाती है। ये दूध ऐसा होता है ना कि सबसे ज्यादा उसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाती है, खास करके WBC उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो इसीलिए खास करके बच्चे को ना स्तनपान कराना जरूरी है। और साथ ही साथ बच्चा को अगर स्तनपान कराइएगा तो बच्चा की जो मृत्यु दर है वो 13% कम जाती है। ठीक है, माँ को भी उससे फायदा होता है, उसको किसी तरह से जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उस होने की संभावना बंद हो जाती है। यानी अगर कोई माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को, तो उसके जो मतलब स्तन में जो कैंसर हो जाता है ना, उस रोग से उसको बचाव होता है। अगर बच्चे को दूध ना पिलावे तो उसको भी कैंसर हो सकती है। तो माता का भी फायदा है उससे, अब बच्चा को तो होते है ना। तो आज देख रहे थे आप शैशव काल के निवारात्मक रोगों से बचाव, तो हमने सारा अध्याय को पूरा क्लीन कर दिया है, अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप देखे होंगे, अभी तक आप देख रहे थे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा से अगर समझ में आया है तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए। बाकी तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।